हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसी है पब्लिक? मालिक जल्दी से कंफर्म करना ऑडियो वीडियो ओके आ रही है क्या? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे आरटीपी पीवाईक्यू सेशंस के अंदर फॉर सितंबर 2025 एग्जाम्स। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन जोरदार चल रही होगी। कहीं पर भी कोई कमी पेशी मत छोड़ना मित्रों, ये समय जो है बहुत कीमती है, एक बार चला जाएगा वापस नहीं आएगा। राइट, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ये जो लास्ट के आपके पास 15-20 दिन रह गए हैं, यही आपके डिसीजन मेकर होने वाले हैं कि आप अपना सितंबर 25 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। राइट, तो मेक श्योर कि आप ये समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। सर हम तो कर रहे हैं, आप ही टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू की बात करके। चलो नहीं करते हैं फालतू की बात, और हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग मई 2024 का आरटीपी लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए जो बच्चे हमारे पास पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये हमारा तीसरा सेशन है और हम लोग जीएसटी का आरटीपी कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग अभी तक 3 अटेम्प्ट के आरटीपी कर चुके हैं। अभी तक हम ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट के आरटीपी कर चुके हैं। कौन कौन से अटेम्प्ट का आरटीपी कर लिया है सर हमने? सर हमने सितंबर 25 कर लिया है, हमने मई 25 कर लिया है, हमने जैन 25 कर लिया है। ये तीनों अटेम्प्ट के आरटीपी जो जीएसटी का पोर्शन था वो हम लोग कर चुके हैं। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सितंबर 2024। नहीं, ये सितंबर का उठाया मैंने, मई का उठाया, मई का उठाया। हम लोग मई 2024 का जो आरटीपी है वो अपने पास स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी का। राइट, समय बर्बाद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज मई 24 और सितंबर 24 दोनों निपटा दें ताकि हम इनकम टैक्स वाले आरटीपीस को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, शुरू करते हैं मालिक भगवान का नाम लेके। केस सिनेरियो पढ़ने से पहले हम एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले रीड कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग ऑफ केस सिनेरियो। सबसे पहला एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है, फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय द एबीसी लिमिटेड। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस का रेट पूछा जा रहा है, अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है एज पर सेक्शन 15 फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू होटल एकोमोडेशन आपको बताना है जीएसटी क्या होगा। तो एक कमर्शियल स्पेस की रेंटिंग हो गई, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, एक होटल एकोमोडेशन हो गया। एमसीक्यू नंबर 4, which of the following option is correct with regard to the availability of ITC in respect of GST paid on the procurement of goods meant for corporate social responsibility? क्या इसके लिए हम लोगों को केस सिनेरियो रीड करने की जरूरत है? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। CSR का आईटीसी नहीं मिलता, CSR का आईटीसी नहीं मिलता, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो बनेगा ए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए कि बाबू आपको इसका आईटीसी यहां पर अवेलेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। एमसीक्यू नंबर 5 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द एडवाइस गिवन बाय द जीएसटी ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के ऑडिट को लेकर कुछ बातचीत है, वो देख लेंगे। चलिए केस सिनेरियो जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है केस सिनेरियो? एबीसी लिमिटेड की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राजस्थान में, इसके बाद इसकी एंसिलरी यूनिट्स हैं मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी। मतलब ये 3 स्टेट से ऑपरेट कर रहा है, ये 3 स्टेट से ऑपरेट कर रहा है, राजस्थान से, एमपी से और गुजरात से। मोर ओवर एबीसी लिमिटेड ओन एंड ऑपरेट्स अ होटल इन उदयपुर। इनका एक होटल भी है राजस्थान में। इन एडिशन टू द एफोरसेड एबीसी लिमिटेड के पास एक कमर्शियल स्पेस है, इसके पास एक कमर्शियल स्पेस है जो कि इसने रेंट आउट करी हुई है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एट अ मंथली रेंट ऑफ 50,000। मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड। इन परसुएंस ऑफ द सेम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एबीसी लिमिटेड incurred
certain expenses on the purchase of maintenance related material. The said expenses are recoverable from the tenant. The said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for the rent. The rate of tax applicable on the material used for the maintenance was 5%. ठीक है, और नीचे आपको बताया गया है जो रेट ऑफ जीएसटी है फॉर ऑल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई इज 18% अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड. प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. एबीसी लिमिटेड ने अपना एक कमर्शियल स्पेस टेनेंट को किराए पर दिया है. इन्होंने एक कमर्शियल स्पेस टेनेंट को किराए पर दिया है और ये टेनेंट से उसके बदले में 50,000 रुपए महीना चार्ज करते हैं. उसके बदले में ये 50,000 रुपए महीना चार्ज करते हैं. अप्रैल के महीने में इन्होंने मेंटेनेंस करवाई है और मेंटेनेंस के जो भी एक्सपेंसेस है, हमें नहीं पता कितने हैं, एक्स मान लेते हैं. मेंटेनेंस पे एक्स अमाउंट इन्होंने खर्च किया है. ये मेंटेनेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? ये मेंटेनेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी से बताएंगे सर. क्वेश्चन ने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एबीसी लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एबीसी लिमिटेड की है. लेकिन हुआ क्या है, अप्रैल में जो मेंटेनेंस पे खर्चा किया है, ये पैसा उसने किससे रिकवर कर लिया? टेनेंट से रिकवर कर लिया. यानी कि अप्रैल के महीने में आपने 50,000 प्लस एक्स ये अमाउंट आपने रिकवर कर ली टेनेंट से. अब बाबू सोना बेबी मेरे को एक बात बताओ, हम सब ने वैल्यू ऑफ सप्लाई का प्रोविजन पढ़ रखा है. बोलो, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? हम सब ने वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस पढ़ रखे हैं और हमने उसके अंदर देखा है कि कोई भी अमाउंट अगर चार्ज करता है सप्लायर, फॉर एनीथिंग डन, उसे अपन क्या करते हैं सर? उसे अपन इंक्लूड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में. तो अगर हमारे पास एबीसी लिमिटेड ने आपके मेंटेनेंस का पैसा रिकवर किया है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई किसकी है सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई रेंट की है. वैल्यू ऑफ सप्लाई किसकी है? रेंट की वैल्यू ऑफ सप्लाई है. तो एंटायर वैल्यू पे जीएसटी कौन सा लगेगा? एंटायर वैल्यू पे जीएसटी कौन सा लगेगा सर? एंटायर वैल्यू पे जीएसटी लगेगी जो मेन सप्लाई की जीएसटी है. जो आपकी मेन सप्लाई का जीएसटी रेट है वो लगेगा. और मेन सप्लाई कौन सी है सर? मेन सप्लाई तो आपकी रेंटिंग की है ना. मेन सप्लाई तो रेंटिंग की है. तो मेन सप्लाई अगर रेंटिंग की है तो जीएसटी का रेट भी किसका लगेगा सर? आपके रेंटिंग का लगेगा. और रेंटिंग का जीएसटी रेट कितना है बेटा? 18%. यानी कि पहले वाले पॉइंट में आपका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो ए निकलेगा. जो रेट ऑफ जीएसटी आप चार्ज करोगे रेंट के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर, दैट शैल बी इक्वल्स टू 18%. ठीक है. अच्छा, आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एबीसी लिमिटेड एग्रीड टू प्रोवाइड द होटल टू मिस्टर एक्स फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस. आप होटल दे रहे हो मिस्टर एक्स को फॉर द बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन उदयपुर. मिस्टर एक्स इज अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र. अब एक बात बताओ, क्या होटल इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है? हाँ सर, होटल इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है. तो सेक्शन नंबर 12(3) आपसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 12(3) आपसे कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. आपका होटल किधर का है? आपका होटल उदयपुर का है.
आपका होटल किधर का है? उदयपुर राजस्थान का है, यानी कि सप्लायर की लोकेशन उदयपुर की है, सप्लायर की लोकेशन उदयपुर की है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी उदयपुर की है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो जाएगा सर? ये ट्रांजैक्शन इंट्रा हो जाएगा। अगर ये ट्रांजैक्शन इंट्रा हो जाएगा तो होटल पे कौन सा जीएसटी लगाओगे? अगर ये ट्रांजैक्शन इंट्रा हो जाएगा तो होटल पे कौन सा जीएसटी लगाओगे? विद रिस्पेक्ट टू द होटल अकोमोडेशन, जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड इज nil. GST on accommodation service is payable by the recipient Mr. X under the reverse charge. सर कैसी गंदी गंदी बातें हो रही हैं? nil. GST on the accommodation service provided to unregistered person is exempt. नहीं सर, गंदी बात है सर. सर is in the nature of CGST SGST. is in the nature of CGST SGST. तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकलेगा? करेक्ट आंसर आपका सी निकलेगा. इसके बाद कहता है कि एबीसी लिमिटेड ने मशीन सप्लाई करी है इन द मंथ ऑफ जून, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज. बेसिक प्राइस आपका 45,000 का है, टीसीएस आपने कलेक्ट किया है 2500 रुपए. मुझे सोचकर बताओ क्या टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है? नहीं, टीसीएस तो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता. इसके बाद आपको सब्सिडी मिली है 3500 रुपए की ग्रीन फाउंडेशन से for the usage of green energy and subsidy is linked to the units of energy saved and not for the aforesaid machinery. मतलब आपकी सब्सिडी जो मिली है वो एनर्जी सेव करने के लिए मिली है. इट इज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस. सब्सिडी गुड्स और सर्विस के प्राइस से लिंक्ड नहीं है, और अगर सब्सिडी गुड्स और सर्विस के प्राइस से लिंक्ड नहीं है तो क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी? सर नहीं इंक्लूड होगी. ये ब्लैंकेट सब्सिडी कह दो, नॉट लिंक टू द प्राइस, तो ये आपके पास इंक्लूड नहीं होगी, इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा. तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का निकलेगा? सर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 45,000 का निकलेगा. ये 2500 भी इंक्लूड नहीं हुए, ये सब्सिडी भी इंक्लूड नहीं हुई. 45,000 विल बी द करेक्ट आंसर. एमसीक्यू नंबर 2, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपसे पूछी गई थी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी निकल कर आ जाएगी? 45,000 की निकल कर आ जाएगी. इसके बाद इन एडिशन टू द एफोरसेड आपने 5 लाख रुपए खर्च करे हैं ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स, जिनको आपने सीएसआर में यूज किया है. तो बाबू इसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, इस पे तो बातचीत कर ली थी. ड्यूरिंग द स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स द स्टेट ऑफ गुजरात jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit the copy of audited financial statements for the Gujarat and was of the view that he is required to get his accounts audited by the chartered accountant separately under the GST law. Separately under the GST law. एक बात को समझना, आपको जीएसटी के अंदर अलग से ऑडिट नहीं करवाना होता. अगर आपकी बुक्स का ऑडिट हो रहा है तो वो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंसीडर करा जाएगा. तो मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट इनकम टैक्स में हुआ है तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा. ये थोड़ा ना कि जीएसटी में अलग से ऑडिट करवाओगे. अगर आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट हुआ है तो फिर आपको अलग से जीएसटी में ऑडिट नहीं कराना. मतलब अगर किसी और लॉ के अंदर आपका ऑडिट हुआ है तो आपको सेपरेट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. जो भी आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप वो देते हो, साथ में आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देते हो. जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो एनुअल रिटर्न में आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देते हो. तो ये क्या बोल रहा है, ये जो जीएसटी ऑफिसर है कह रहा है कि आपको सेपरेटली जीएसटी लॉ में ऑडिट कराना पड़ेगा फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न. बाबू एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सेपरेट ऑडिट नहीं कराना होता, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी होती है केवल, एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन ईच स्टेट. ठीक है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर था. There is no requirement of separate audit in the financial statement for the perspective of GST provision. Only reconciliation statement shall be audited by the CA. Annual return as well as the reconciliation statement shall be audited by the chartered accountant. Separate audit financial statement at each state level is required by the ABC. नहीं,
आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है कि आपको सेपरेट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। आप जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो एनुअल रिटर्न में आप सेल्फ सर्टिफाइड, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो एनुअल रिटर्न में आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देते हो, उसका भी ऑडिट नहीं होता, सेल्फ सर्टिफाइड जाती है, सेल्फ सर्टिफाइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हैप्पी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड एक रजिस्टर्ड बिल्डर है अंडर द जीएसटी इन बेंगलुरु कर्नाटक। He got the permission to build 5 floors from the municipal project for one of its project at सूरजनगर। तो इनको परमिशन मिल गई है 5 फ्लोर्स बनाने की। आदित्य कंस्ट्रक्शन नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रोच्ड, आदित्य कंस्ट्रक्शंस नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रोच्ड हैप्पी कंस्ट्रक्शंस to discuss regarding the blockage of sunlight issue arising out of the construction of 5 floor and ask it to build only 3 floors for which 20 lakh was offered as a compensation. Happy Construction agreed to the offer. It may be noted that Aditya is not ready to pay any further amount to the Happy Construction in addition to the amount already agreed. Briefly explain with the correct legal provision whether the above amount received as a compensation is liable to GST or not. And if considered as taxable, then calculate the GST payable by the Happy Construction. Assume the rate of CGST and SGST is 9%. Also state the conditions to be complied with. राजा बेटा हम लोगों ने एक शेड्यूल 2 पढ़ा था, अगर आपको याद हो, शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1)(a) के अंदर, सेक्शन 7(1)(a) के अंदर उसमें क्या था? उसमें था एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन? 3 ऑब्लिगेशन थी। रिफ्रेन करने की ऑब्लिगेशन थी, डू एन एक्ट की ऑब्लिगेशन थी और टॉलरेट करने की ऑब्लिगेशन थी, और टॉलरेट करने की ऑब्लिगेशन। इसको क्या बोला गया था सर? इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया था। तो अगर आप कुछ ना करने के लिए पैसा चार्ज करते हो, अगर आप कुछ ना करने के लिए पैसा चार्ज करते हो, there is an agreement in which you agree to the obligation to refrain from an act and you charge consideration for it, it will be considered as supply of service and it will be liable to GST. It will be liable to GST. तो बाबू क्या ये ट्रांजैक्शन जीएसटी में कवर है? द आंसर इज यस। यू आर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, देयरफॉर ये जीएसटी के एम्बिट में कवर हो जाएगा, देयरफॉर ये जीएसटी के एम्बिट में कवर हो जाएगा। अब यहां पर लिखा है कि आप 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो और इस बात से एग्री कर रहे हो कि आप 3 फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे क्योंकि बगल वाली प्रॉपर्टी की सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, बगल वाली प्रॉपर्टी की सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, बगल वाली प्रॉपर्टी की आपकी सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। इसके लिए आप एग्री कर रहे हो कि मालिक आप 3 फ्लोर से ज्यादा नहीं बनाओगे और इसके लिए आप 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, इस 20 लाख पे जीएसटी लगेगी। अब यहां पर बोला गया है कि जो आदित्य कंस्ट्रक्शन है वो इस 20 लाख रुपए के अलावा कोई भी फर्दर अमाउंट देने को एग्री नहीं है। मतलब ये जो 20 लाख रुपीस आपको मिले हैं, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसमें सीजीएसटी 9% इंक्लूडेड है, इसमें एसजीएसटी 9% इंक्लूडेड है। यानी कि ये 20 लाख रुपीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये 20 लाख रुपीस रिप्रेजेंट कर रहा है 118 को, ये 20 लाख रुपीस रिप्रेजेंट कर रहा है 118 को। तो अगर मुझे वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, मुझे अगर ये आइडेंटिफाई करना है बेटा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, तो मैं क्या करूंगा सर? आपका ये जो 20 लाख है इसे आप 118 से डिवाइड करो और इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 लाख डिवाइड बाय 118 इंटू 100, तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी 16,94,915 रुपीज।
16,94,915 रुपीज की आ जाएगी। अब अगर मुझे सीजीएसटी निकालनी है तो सीजीएसटी कितनी होगी? 16,94,915 का 9%, ये आएगा 1,52,542, और जितने का सीजीएसटी है उतने का ही एसजीएसटी आ जाएगा, 1,52,542। ठीक है, अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दूं, मई 24 का सॉल्यूशन, सर यहां पर आप एग्री कर रहे हो टू ऑब्लिगेशन, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हैप्पी कंस्ट्रक्शन एग्री कर रहा है कि वो 3 फ्लोर बनाएगा और इसके बदले में कंपनसेशन चार्ज करेगा 20 लाख। सर आपका एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड एग्रीमेंट है और आपको इसके बदले में कंसिडरेशन मिल रहा है, देयरफॉर ये आपका सप्लाई हो जाएगा। आदित्य आपको और कोई पैसा देने को राजी नहीं है, तो ये माना जाएगा कि आपको जो 20 लाख मिला है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो आपका जीएसटी पेबल कितना निकल कर आएगा? 152,542 का निकल कर आएगा। इतना ही सीजीएसटी है, इतना ही एसजीएसटी, इतना ही सीजीएसटी है, इतना ही आईजीएसटी। निखिल कह रहे हैं क्या इसका आईटीसी मिलेगा? आदित्य को इसका आईटीसी मिल जाएगा, आदित्य को इसका आईटीसी मिल जाएगा, ले लेगा आदित्य आईटीसी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। विद रेफरेंस टू द जीएसटी लॉ, अरे बिल्कुल अपने वर्ड्स में दे सकते हो, और बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे वैभव, आप बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको वोकैब जो है वो लॉ वाली यूज करनी पड़ती है, जैसे रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, ये टर्म आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। कनिका कोलकाता की है, विजिट करती हैं जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है, और ये अपनी कॉलेज फीस देती है बाय परचेजिंग अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक लोकेटेड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। कनिका के पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, तो आप मुझे बताओ यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था बैंक के केस में अगर सर्विस रिसिपिएंट आपका अकाउंट होल्डर है, यानी कि सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। और अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो आपका अकाउंट होल्डर नहीं है, वो आपका अकाउंट होल्डर नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन। सर्विस प्रोवाइडर यहां पे लोकेशन कौन सी होगी? यानी कि जो बैंक की लोकेशन है, और बैंक की लोकेशन क्या है? जोधपुर राजस्थान। तो पहले वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगा? पहले वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा, जोधपुर राजस्थान। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? मीजू मशीन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने सप्लाई करी मशीनरी टू कियान विंड फार्म्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। हाउएवर दिस मशीन is assembled and installed in the wind mill of the Kiyan Farms which was located in the state of Tamil Nadu। सर असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रही है मशीन की, तो बाबू हमने क्या पढ़ा था? एज पर सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पर आपकी मशीन को असेंबल किया गया है, जहां पर आपके गुड्स को असेंबल करा गया है। असेंबल कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपके पास क्या बन जाएगा? सर तमिलनाडु बन जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर आपने असेंबली करी है मशीन की, यानी कि तमिलनाडु बन जाए। ठीक है मालिक, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मेसर सस्ता बाजार डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बताना फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। आपने कूपन इशू किया है 20 जून 2023 को, कूपन का मतलब वाउचर, वर्थ ₹2000 रिडीमेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम, और आपने कूपन को रिडीम करा है 31 जुलाई 2023 को। सर क्योंकि
ये कूपन रिडीम होगा स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम के अगेंस्ट पे, यानी कि आपका सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, यानी कि आपका सप्लाई यहां पे आइडेंटिफाइबल है। और मालिक अगर आपका सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। वाउचर कब इश्यू हुआ है सर? वाउचर इश्यू हुआ है 20 जून को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। इट इशूड अ कूपन ऑन 1 अगस्त 2023 वर्थ ऑफ ₹3000 विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ एनी आइटम, एनी आइटम, किसी भी आइटम के अगेंस्ट पे आप उसे क्या कर सकते हो? रिडीम कर सकते हो। और ये कूपन एक्चुअली में रिडीम हुआ है 18 अगस्त को, यानी कि आपकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं थी, सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं थी, तो यहां पर आपका जो डेट ऑफ रिडम्पशन है, डेट ऑफ रिडम्पशन है 18 अगस्त, वो यहां पर क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। आपको रिसीव होता है इंटरेस्ट 10,000 का फॉर द लेट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑन 11 नवंबर 2023 फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स विच वॉज ओरिजिनली मेड ऑन 24 जून 2023। तो बाबू यहां पर आपने गुड्स का सप्लाई किया है, सेक्शन नंबर 12(6), सेक्शन नंबर 12(6) आपसे क्या कहेगा? बतो जी 12(6) क्या कहेगा सर? 12(6) कहता है कि जब इंटरेस्ट मिलेगा वो दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, यानी कि यहां पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी 11 नवंबर। टाइम ऑफ सप्लाई आपकी क्या बनेगी? 11 नवंबर, 11 नवंबर, 11 नवंबर। तो बाबू पहले वाले केस में आपका 20 जून था, दूसरे वाले केस में 18 अगस्त था, तीसरे वाले केस में 11 नवंबर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन एक बार रीड करिए और मुझे बताइए क्या हमें सॉल्व। सिंपल है, सिंपल है, हो जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे चलते हैं। मेसर्स क्यूट एंड कंपनी, ओ माय गॉड, मेसर्स क्यूट एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, क्यूट एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड सप्लायर है अंडर अ जीएसटी इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है, कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक स्टेट। प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर की इंफॉर्मेशन दी जा रही। इन्होंने इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई करी है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की टू द पब्लिक सेक्टर बैंक 2,50,000 रुपए। डीएसए के केस में रिवर्स चार्ज लगता है, डीएसए के केस में रिवर्स चार्ज लगता है जब आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल होता है। क्या यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं सर, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो। बाबू आपने क्या पढ़ा था? बाबू, ओ बाबू, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, बोलो कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
जस्ट अ सेकेंड। DSA बाबू मेरे सामने आ जाओ, DSA बाबू मेरे सामने आ जाओ। सर्विस प्रोवाइडर अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को हटा दिया था, बॉडी कॉर्पोरेट को हटा दिया था। इंडिविजुअल अगर DSA है तो RCM लगता है। हमारे केस में DSA इंडिविजुअल नहीं है, हमारे केस में DSA एक पार्टनरशिप फर्म है। तो बाबू यहां पर क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और आपने इंट्रा दिया है तो यहां पे आउटपुट CGST और SGST लगे। ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करी है आपने गवर्नमेंट अथॉरिटी को बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। तो बाबू गवर्नमेंट को अगर सैनिटेशन कंजर्वेंसी की सर्विस देते हो तो मालिक ये सर्विस आपके पास क्या रहती है? मालिक ये सर्विस आपके पास एग्जेम्प्ट रहती है। इसके बाद आपने रेंट दिया है टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। आपने रेंट पे करा है, इसका मतलब ये इनवर्ट सप्लाई है। आपने रेंट पे करा है मतलब ये इनवर्ट सप्लाई है। आपने रेंट पे करा है टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर रनिंग एन ऑफिस। ओनर ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज अनरजिस्टर्ड। दिस इज इंट्रास्टेट सप्लाई अवेल्ड। आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग को आपने कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है। मतलब एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को किराए पर दे रहा है एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को। तो बाबू यहां पे क्या लगेगा सर? यहां पे RCM लग जाएगा। यानी कि यहां पर दो ट्रीटमेंट होंगे। एक तो आपको RCM में टैक्स देना पड़ेगा और दूसरा क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई है तो आपको इसका ITC भी मिल जाएगा। दो काम होंगे इसके। इसके बाद आपने परचेज करी है एक कार फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर द बिजनेस यूज। इंटरस्टेट परचेज। सोच कर बताओ क्या होगा? सोच कर बताओ क्या होगा? परचेज करी है आपने कार ऑफिशियल यूज के लिए ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर द बिजनेस यूज। सर कार का ITC कब से मिलने लगा? इनवर्ट सप्लाई है लेकिन इसका ITC आपका ब्लॉक्ड है। इसका ITC आपके पास क्या है बेटा? इसका ITC आपके पास ब्लॉक्ड है। इसके बाद अगला देखो, फिर से अवेल्ड वापस से इनवर्ड है। आपने अवेल करी है IT की सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम अ पार्टनर्स फ्रेंड मिस्टर एलन वॉग। आपने पार्टनर के मित्र से एलन वॉग से आपने ये सर्विस ली है फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। और वॉग साहब ने आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। ही रिफ्यूज टू टेक द कंसिडरेशन। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड सर्विस इज 1,25,000। बाबू हमने क्या पढ़ा था? हमने एक स्केड्यूल 3 पढ़ा था। स्केड्यूल 1 पढ़ा था। स्केड्यूल 1 में हमने एक ट्रांजैक्शन नंबर 5 पढ़ा था। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में लिखा था कि अगर आप इंपोर्ट करते हो सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, अगर आप इंपोर्ट करते हो सर्विस विदाउट कंसिडरेशन तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। अगर आपको ये सर्विस रिसीव हुई है किससे? फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप मुझे सोचकर बताओ, पार्टनर जो होता है वो तो रिलेटेड पर्सन होता है। लेकिन पार्टनर का मित्र क्या पार्टनर का मित्र रिलेटेड होता है? सर पार्टनर का मित्र रिलेटेड नहीं होता। सर हमारे केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी है
विदाउट कंसिडरेशन भी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, लेकिन रिलेटेड पर्सन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है। यानी कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है, और ये ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई ही नहीं है तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, और जीएसटी ही नहीं लगेगी तो आईटीसी की बात ही नहीं आएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, आपने प्रोवाइड करी है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस की सर्विस। प्रोवाइड करी है, प्रोवाइड करी है मतलब कि ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। आपने प्रोवाइड करी है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस की सर्विस इन बेंगलुरु टू द फॉलोइंग पर्सन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ केरल। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस देते हो और सर्विस रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? एज आपका सर्विस रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, देयरफॉर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन यानी कि केरल। केरल, आप कर्नाटक के हो और आप सर्विस केरल में दे रहे हो, तो ये ट्रांजैक्शन आपका आउटपुट आईजीएसटी में चला जाएगा। ये ट्रांजैक्शन आपका आउटपुट आईजीएसटी में चला जाएगा। बाबू कॉन्स, अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर आपने परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस दी है किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आपका सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, देयरफॉर आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो होगा जहां पर सर्विस परफॉर्म करी गई है। सर्विस कहां परफॉर्म करी गई है? सर सर्विस बेंगलुरु में परफॉर्म करी गई, सर्विस बेंगलुरु में परफॉर्म करी गई है। आप भी बेंगलुरु के रजिस्टर्ड हो, आप भी बेंगलुरु के रजिस्टर्ड हो, तो इस पे क्या लग जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आज मैं कल वाली गलती नहीं करूंगा। रेट ऑफ जीएसटी आपको बता रखे हैं 9%, 9%, 18%। ऑल द अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। आईटीसी की सारी कंडीशन फुलफिल्ड है। आईटीसी का आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। टर्नओवर क्यूट का पिछले साल का 2 करोड़ का है, मतलब कि रजिस्टर्ड व्यक्ति है। आपको नेट जीएसटी पेबल इन कैश बताना है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो पहला एक काम कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहला इसके अंदर काम कर लेते हैं कि हम यहां पर आउटपुट टैक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रा की बात कर लेते हैं कि आपने इंट्रा वाली सप्लाई कितनी करी है। ये मैं अभी शॉर्टकट लगा रहा हूं, आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लगाना है, आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लगाना। इंट्रा वाली एक ये है 2.5 लाख की और एक ये है 1 लाख की, तो टोटल 3.5 लाख रुपए की आपके पास इंट्रा है। 3.5 लाख का 9%, 31,500, 31,500 और नील। इंटर वाली कौन सी है? इंटर वाली आपके पास एक ही है 3 लाख रुपए की। 3 लाख का 18%, 3 लाख का 18%, 54,000, 54,000, 54,000। इसके बाद आरसीएम, आरसीएम, आरसीएम कहां पर लगना है? सर आरसीएम लगना था यहां पर, ये लिखा हुआ है कि इंट्रा है, इंट्रा 25,000 रुपए पे आरसीएम लगना था, 25,000 रुपए पे आरसीएम लगना था। तो आरसीएम कितने पे लगना है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच 25,000 का 9%, 2250। अच्छा, इसी का आपको आईटीसी भी मिलेगा, इसी का आपको आईटीसी भी मिलेगा बाबू, इसी का आपको आईटीसी भी मिलेगा। 2250 का ही आईटीसी मिलेगा। ये 9 लाख रुपए का आईटीसी ब्लॉक्ड है, ये वाले का आपका सप्लाई ही नहीं है तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। 3 आपके पास इनवर्ट सप्लाई थी, इन तीनों में से केवल ये वाली इनवर्ट सप्लाई का आपको आईटीसी मिल। ठीक है, चलिए
तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना है, आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपका आउटपुट टैक्स आ रहा है 31,500, 31,500 और 54,000। इसमें से माइनस करोगे आप आईटीसी, आईटीसी आपके पास 2250 का है, आईटीसी आपके पास 2250 का है, 31,500 माइनस 2250, 29,250, 29,250 और 54,000 और 54,000। फिर इसमें प्लस कर दोगे जो टैक्स आपको आरसीएम में देना है, तो आरसीएम में भी आपको यही देना था 2250, आरसीएम में भी आपको यही देना था 2250। तो आपके पास 31,500, 31,500 और 54,000 ये आना चाहिए। 31,500, 31,500 और 54,000 ये आपके पास आना चाहिए। जीएसटी पेबल इन कैश, जीएसटी पेबल इन कैश, जीएसटी पेबल इन कैश, जीएसटी पेबल इन कैश 31,500, 31,500, 54। जीएसटी पेबल इन कैश 31,500, 31,500, 54,000। नेट जीएसटी 29,250, 29,250, 50। आईटीसी, आईटीसी 2250, 2200। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करिएगा। राम लाला एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली is engaged in the supply of interior decoration services to Andhra Bhavan located in Delhi. Ram Lala Enterprise registered in Delhi is engaged in the supply of interior decoration services of Andhra Bhavan located in Delhi. ठीक है। Service contract is entered into with the government of Andhra Pradesh registered only in the Andhra Pradesh, only in the Andhra Pradesh. सर्विस प्रोवाइडर कहां पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आप इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हो, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हो, आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास दिल्ली की है। सर्विस रिसिपिएंट आपका कौन है, सर्विस रिसिपिएंट आपकी गवर्नमेंट है ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि रजिस्टर्ड है इन आंध्र प्रदेश, जो कि रजिस्टर्ड है इन आंध्र प्रदेश। क्या कह रहा है आगे, आपकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो 15,50,000 रुपए की है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 15,50,000 रुपए का है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है। एंड द पेमेंट वॉज सेम इज ड्यू इन अक्टूबर। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड इन द अबव केसेस, assuming the rate of GST is 9%, 9% and 18% respectively. Will your answer be different if Ram Lala Enterprise is registered under a composition? राजा बेटा याद करो, याद करो, सेक्शन नंबर 51 टीडीएस के प्रोविजन क्या कहते हैं, टीडीएस के प्रोविजन कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी एक्सीड कर रही है, एक्सीड कर रही है 2.5 लाख को, तो आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लग जाएंगे, आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, 1% ईच आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का टीडीएस काट लेगा, आपका टीडीएस काट लेगा। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था इस चीज का, हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था इस चीज का, हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था इस चीज का। एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन क्या था
कि सर्विस प्रोवाइडर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है और सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन कोई दूसरी है, तो यहां पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इसका मैंने आपको क्लास में लॉजिक भी समझाया था, क्योंकि सर आपका ये ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है। तो इस इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पे कौन सा जीएसटी लगेगा? इस पे सीजीएसटी लगेगा और दिल्ली का एसजीएसटी लगेगा। और जो आपका सर्विस रिसिपिएंट है वो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है। आंध्र प्रदेश में जो रजिस्टर्ड है वो दिल्ली का एसजीएसटी का टीडीएस नहीं काट पाएगा। जो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है वो दिल्ली एसजीएसटी का टीडीएस नहीं काट पाएगा। तो दिस इज द एक्सेप्शन कि अगर सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपकी सेम स्टेट में है और रिसिपिएंट आपके दूसरे स्टेट में है, तो यहां पर कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एज पर सेक्शन 51 आपके ऊपर टीडीएस कटेगा अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड करती है 2.5 लाख रुपए को। टीडीएस का रेट क्या होगा? इफेक्टिव 2% का कटता है, जिसमें 1% सीजीएसटी है, 1% आपका एसजीएसटी है। अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, या कोई भी अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट के हिसाब से सेटअप हुई है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से सेटअप हुई है, या जिसे गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, जहां पे 51% या उससे ज्यादा का पार्टिसिपेशन किसका है? गवर्नमेंट का है। किसी सोसाइटी को जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, लोकल अथॉरिटी ने बनाया है। फिर इसके बाद आपको बताया गया था यहां पे कि आपका कोई भी टैक्स यहां पर डिडक्ट नहीं होगा अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और आपका जो सर्विस रिसिपिएंट है वो आपके पास दूसरे स्टेट में है, वहां पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सर यहां पर आप सेक्शन 12(3) लगाकर बताया गया कि आप इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज दे रहे हो जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या बनेगा? दिल्ली बनेगा। आपका जो सप्लायर है और आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दिल्ली का है और जो आपका रिसिपिएंट है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। तो देयरफॉर यहां पे कोई भी टीडीएस यहां पर कटेगा नहीं। यहां पर आपका कोई टीडीएस कटेगा नहीं। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। पहले आप टीडीएस की इंप्लीकेशन लिख देना कि टीडीएस कब अप्लाई होता है, पहले आप ये लिख देना। फिर आप टीडीएस का एक्सेप्शन लिख देना, ये आपका लॉ का काम हो जाएगा। फिर आप फैक्ट्स बता देना, एंड देन आप कंक्लूड कर देना। ठीक है, हाँ सतीश एडेड है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने मई 24 का जो आरटीपी है बच्चों वो कंप्लीट कर लिया है, आपको बधाई हो। मई 24 का आरटीपी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी से हमारा जो सितंबर 24 का आरटीपी है अब हम वो करने जा रहे हैं। अब हम सितंबर 24 का आरटीपी करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारे जीएसटी के सारे आरटीपी निपट जाएंगे। इसी के साथ हमारे जीएसटी के सारे आरटीपी जो है वो निपट जाएंगे। आ जाइए, केस सिनेरियो जीएसटी का सितंबर 2024। मैंने आपको पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपी करा दिए। हाँ, फैक्ट्स लिखना मैंडेटरी है। सितंबर 2024 पे आ जाइए। XYZ, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। Which of the following statement is correct in relation to the hotel accommodation service received by the company? होटल accommodation service received के बारे में। What shall be the place of supply in relation to gift item purchased by XYZ Private Limited? Place of supply के बारे में है।
Which of the following statement is true in relation to the gift items and insurance policy purchased by the company? Which of the following statement is correct in relation to issuance of e-way bill for the transportation of goods between the factory and warehouse in a non-motorized cart? In a non-motorized cart. इसके लिए मुझे केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? याद करो, जब मैं आपको ई-वे बिल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन किस पे करते हो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो एक नॉन मोटराइज व्हीकल पे। नॉन मोटराइज व्हीकल क्या होती है? जिसमें इंजन नहीं होता। सर वो हाथ गाड़ी हो सकती है, वो रिक्शा हो सकता है, वो बैल गाड़ी हो सकती है। अगर नॉन मोटराइज व्हीकल है, नॉन मोटराइज व्हीकल है, तो वहां पर आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी है, आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होता नॉन मोटराइज व्हीकल में। नॉन मोटराइज व्हीकल तो यहां पे ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। नहीं, ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड in the given case irrespective of the consignment value of the goods. E-way bill is required to be issued. तो बाबू यहां पे ई-वे बिल आपको इश्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नॉन मोटराइज व्हीकल पे चल रहे हो। तो आपका बी पॉइंट जो होगा वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स ऑन अ नॉन मोटराइज व्हीकल तो वहां पर आपको ई-वे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं। एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन ऑफ द न्यू वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। तो एक वेयर हाउस वाला क्वेश्चन है जो देखना है आपको, एक गिफ्ट और इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन देखना है आपको, और एक होटल वाला क्वेश्चन। आइए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक मिड साइज कंपनी है रजिस्टर्ड इन दिल्ली, डीलिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया। दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये बात आपकी काम की है। कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डिकेड एंड हैज अ रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। कंपनी नीड्स टू एंश्योर द कंप्लायंस विद वेरियस जीएसटी रेगुलेशंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स. Company is exploring to expand its sales channel in India through the distributors in each state. In view of the same, the company has undertaken the following activities in the month of June. अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर केवल एक चीज काम की थी, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, बाकी सारी कहानी फालतू थी, बाकी सारी कहानी फालतू। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव उदयपुर राजस्थान में, where the distributor from Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh participated in the conclave held in the Rajasthan. Total cost of hotel accommodation was 25 lakh, which was paid by the Delhi office to the hotel located in Rajasthan. अभी प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मालिक होटल एकोमोडेशन की बात हो रही है, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा क्या बनती है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमेशा आपका ट्रांजैक्शन क्या होगा? इंट्रा होगा, क्योंकि सप्लायर जिस स्टेट का होगा प्रॉपर्टी भी उसी स्टेट की होगी। तो जैसे आपका होटल यहां पे उदयपुर राजस्थान का है, तो सप्लायर की लोकेशन भी उदयपुर राजस्थान की है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उदयपुर राजस्थान है। हमेशा ये इंट्रा होगा और हमेशा यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। आपने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव करवाया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, होटल एकोमोडेशन आपने इनवर्ड में लिया है, तो कंपनी को यहां पर क्या चार्ज होगा? कंपनी को यहां पर चार्ज होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। द होटल शैल चार्ज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द इनवॉइस इशू टू द कंपनी। होटल शैल चार्ज द आईजीएसटी यहां पे चार्ज नहीं होगा। होटल बिल ऑफ सप्लाई देगा, क्यों भाई बिल ऑफ सप्लाई क्यों देगा? होटल शैल चार्ज द सीजीएसटी एसजीएसटी टू द एक्सटेंट ऑफ चार्जेस रिलेटेड टू द पार्टिसिपेंट ऑफ राजस्थान एंड आईजीएसटी नहीं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा? करेक्ट आंसर ए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमेशा ट्रांजैक्शन इंट्रा होगा, और इंट्रा होगा तो आपके पास हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी ही। इसके बाद आगे क्या कह रहा है? कंपनी ने परचेज करे सर्टेन गिफ्ट आइटम्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्क्लेव।
द गिफ्ट आइटम्स वर परचेज फ्रॉम द वेंडर लोकेटेड इन लुधियाना पंजाब and were delivered to the hotel in Udaipur, Rajasthan for the distribution to the participants of the conclave. The company purchased certain gift items for the distribution to the participant in the conclave. The gift items were purchased from the vendor located in लुधियाना. वेंडर लुधियाना का है और इसकी डिलीवरी उदयपुर में हुई है, राजस्थान में, for the distribution to the participant of the conclave. Cost of such gift item was 25 lakh. However, the value of the individual gift item was restricted to 75,000. प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए. हमारा वेंडर किधर का है? लुधियाना का है. जो गिफ्ट का वेंडर है यानी कि आपका जो सप्लायर है, सप्लायर किधर का है? लुधियाना का है. आपकी जो कंपनी थी, मिड साइज कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है. तो सर आपका जो रिसिपिएंट है XYZ, वो रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली के अंदर. सर डिलीवरी गिफ्ट्स की कहां हुई है? सर डिलीवरी गिफ्ट्स की हुई है उदयपुर, राजस्थान में. डिलीवरी गुड्स की किधर हुई है? उदयपुर, राजस्थान में. आप मुझे सोच कर बताओ कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी. कि यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी. ये जो गिफ्ट वेंडर है लुधियाना का, ये जब अपने पास बिल बनाएगा, तो बिल में क्या लिखेगा कि रिसिपिएंट दिल्ली का है और माल की डिलीवरी हम कहां कर रहे हैं? माल की डिलीवरी हम राजस्थान में कर रहे हैं. इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? आइए एक बार चेक करते हैं. जरा गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं बेटा. और चेक करते हैं कि हमारा ये ट्रांजैक्शन कहां पर फिट हो रहा है. आइए एक बार चेक करते हैं. आइए चेक करते. सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट. तो वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट. क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हमने गुड्स का मूवमेंट किया है? सर ऐसा नहीं लिखा. क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि गुड्स की डिलीवरी हुई है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स की डिलीवरी हुई है. गुड्स को डिलीवर किया गया है होटल इन उदयपुर. डिलीवर किया गया. मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं बता रहा. मतलब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि गुड्स लुधियाना में पड़े हुए थे और लुधियाना से उदयपुर आए. इस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं कह रहा. सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट वेयर द गुड्स आर मेड अवेलेबल फॉर द प्लेस ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी कहां पर हुई है सर? डिलीवरी आपकी हुई है उदयपुर में. तो क्वेश्चन मूवमेंट की बात नहीं कर रहा. तो हम 10(1)(a) नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हम 10(1)(c) तो लगा सकते हैं. सर यहां पे 10(1)(c)(a) नहीं लगेगा क्योंकि 10(1)(c)(a) अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए होता है. हमारा जो बंदा है XYZ वो रजिस्टर्ड है. तो 10(1)(c)(a) उसके ऊपर नहीं लगेगा. असेंबली इंस्टॉलेशन है नहीं, ऑन बोर्ड कन्वेंस है नहीं, आपका ये 10(1)(b) बिल्ड टू शिप टू मॉडल है नहीं. तो या तो प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(a) के हिसाब से होगी या तो प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(c) के हिसाब से होगी. अगर मैं ये देखूं कि मूवमेंट है तो मूवमेंट कहां पर टर्मिनेट हुई? उदयपुर में टर्मिनेट हुई. तो 10(1)(a) के हिसाब से भी उदयपुर है. अगर मैं डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ले लूं
तो 10(1)(c) के हिसाब से भी उदयपुर है, तो करेक्टली इसका आंसर उदयपुर होना चाहिए था, उदयपुर होना चाहिए था। पर आईसीएआई ने गलती से मुझे ऐसा लगता है कि गलती है, मुझे ऐसा लगता है कि गलती है, आईसीएआई ने जो अपना आंसर दिया है वो दिल्ली दे रखा है। आईसीएआई ने अपना आंसर दिल्ली दे रखा है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी है वो बनेगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा आईसीआई से, मैं आईसीएआई से एग्री नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए राजस्थान, जहां पर गुड्स आपको रिसीव हुए। चाहे आप 10(1)(a) लगा लो, उसके हिसाब से भी यही निकल रहा है, चाहे आप 10(1)(c) लगा लो, उसके हिसाब से भी यही लग रहा है। पर आईसीएआई ने क्या दे रखा है? आईसीएआई ने बी दे रखा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। आपको अगर लॉजिकल पता हो तो बता देना मेरे को, आपको अगर लॉजिक समझ में आ जाए तो बता देना मेरे को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शौबिक कह रहे हैं सर सर्विस रिसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है, सर्विस रिसिपिएंट नहीं है ना बेटा, यहां पे गुड्स है। ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट आइटम सर्विस में थोड़ा ना आएंगे, गिफ्ट आइटम तो गुड्स में आएंगे ना बाबू, गिफ्ट आइटम तो गुड्स में आएंगे। गिफ्ट आइटम सर्विस में थोड़े ना आएंगे, गिफ्ट आइटम तो गुड्स में आएंगे। तो गुड्स के लिए तो सेक्शन नंबर 10 देखोगे ना, सर्विस के लिए सेक्शन नंबर 12 देखते। ये सर्विस नहीं है, ये गुड्स है, गिफ्ट आइटम्स आर गुड। तो गुड्स के लिए या तो 10(1)(a) लगेगा या तो 10(1)(c) लगेगा। दोनों के हिसाब से आंसर उदयपुर आ रहा है, दोनों के हिसाब से आंसर आपका उदयपुर ही आ रहा है। आपको जो लगाना है लगा लो। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कंपनी ने परचेज करी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉइज ट्रैवलिंग फॉर द कॉन्क्लेव एंड द प्रीमियम फॉर सच इंश्योरेंस पॉलिसी was 1 lakh which was paid by the company. There is no requirement under any law requiring such insurance policy. आप मुझे सोचकर बताओ, क्या इस इंश्योरेंस का आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाता है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाता है और वो एज पर लॉ नहीं है, कोई लीगल कंप्लायंस नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन एक और था आपके पास गिफ्ट आइटम और इंश्योरेंस का। आप मुझे बताओ क्या गिफ्ट आइटम्स का आईटीसी मिल सकता है? क्या गिफ्ट आइटम्स का आईटीसी मिल सकता है? सर बिल्कुल मिल सकता है, गिफ्ट आइटम्स का आईटीसी मिल सकता है। अरे भैया हमारी डीलर्स की मीटिंग थी, डीलर्स की मीटिंग में हमारे डीलर्स लोग आए थे, हमने डीलर्स को गिफ्ट बांटे। डीलर्स को गिफ्ट बांटना इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वहां पर आईटीसी मिलेगा। गिफ्ट का आईटीसी कहीं पर भी ब्लॉक्ड नहीं है, गिफ्ट का आईटीसी कहीं पर भी ब्लॉक्ड नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस का क्या आपको आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नो, इंश्योरेंस का आईटीसी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद फिफ्थ वाले पॉइंट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द न्यू वेयर हाउस? क्या बोल रहा है आपसे? द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली। आपने दिल्ली में ही एक नया वेयर हाउस ले लिया फॉर द स्टोरेज एंड द डिस्पैच ऑफ गुड्स। Goods are being transported between the factory and the new warehouse in the non-motorized cart. The value of such goods transported in the single trip is 5 lakh. Further, the rent of the warehouse is 18 lakh, जो कि बाद में रिवाइज हो जाएगा 21 लाख रुपए का। आप मुझे बताओ क्या वेयर हाउस का आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? आप मुझे बताओ सर, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इन दिल्ली, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो दिल्ली में, और आपने एक नया वेयर हाउस ले लिया, वो भी आपने कहां पर ले लिया? दिल्ली में ले लिया।
जब आप दिल्ली में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जब आप दिल्ली में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आप एक नया वेयर हाउस लेते हो, और आप एक नया वेयर हाउस लेते हो, तो क्या इस नए वेयर हाउस के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं। क्या आपको इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं। जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा एक बात बताओ, वेयर हाउस दिल्ली में ना लेकर अगर मान लो ये वेयर हाउस नोएडा में लिया होता तो क्या होता? अगर दिल्ली में ना लेकर ये वेयर हाउस नोएडा में लिया होता, तो नोएडा कहां पे आता है? यूपी में आता है, यूपी में आता है। तो फिर आपको वेयर हाउस के लिए क्या लेना पड़ता? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। अगर आपने ये वेयर हाउस दिल्ली में ना लेकर अगर आपने इसे यूपी में लिया होता, तो फिर यहां पर आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाती। ठीक है, चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ब्रीफली एग्जामिन द टैक्सेबल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। आपको टैक्सेबल वैल्यू बतानी है, जीवन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडेड द सर्विसेज अमाउंटेड टू 10 lakh टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। सर सैनिटेशन कंजर्वेंसी इज एग्जेम्प्ट। राजू ट्रांसपोर्टर एक रजिस्टर्ड जीटीए है, प्रोवाइड करी सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कुकरेजा एंड कुकरेजा अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। कुकरेजा एंड कुकरेजा पेड 8,000 टू द राजू ट्रांसपोर्टर एज अ कंसिडरेशन। बताओ जी। राजू ट्रांसपोर्टर एक रजिस्टर्ड जीटीए है, उसने प्रोवाइड करी सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म एंड पेड 8,000 टू द राजू ट्रांसपोर्टर एज अ कंसिडरेशन। क्या ये टैक्सेबल होगा? हाँ सर टैक्सेबल होगा, ये आपका टैक्सेबल है। अगर आप जीटीए की सर्विसेज दे रहे हो, तो इसका आपको यहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अमरदीप हॉस्पिटल प्रोवाइड्स अ नियोनेटल इंटेंसिव केयर NNICU for 2 days for which 15,000 rupees are charged per day from Mr. Chopra for his newborn son Virat। तो ये भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ICU, NICU इन सब पे क्या होता है सर? इन सब पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका पर डे रेंट कितना है, यहां पर रेंट कितना है। देखिए पहले वाले केस में ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दूसरे वाले केस में ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और तीसरे वाले केस में ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जिसमें आपका आईसीयू आ जाता है, सीसीयू आ जाता है, आईसीसीसीयू आ जाता है, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, और आपका एनआईसीयू आ जाता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यहां पर सेकंड कहां एग्जेम्प्ट है? सेकंड टैक्सेबल है। उत्सव बेटा क्या हो गया तुमको? क्या हो गया आपको? जीटीए रजिस्टर्ड व्यक्ति है, पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। जीटीए पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रही है, तो मालिक ये आपकी टैक्सेबल होगी ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसे क्या करना पड़ेगा सर? इसे सेक्शन नंबर 24 में कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अरे भैया
ये देखो, ये देखिए, सर्विस प्रोवाइडर अगर जीटीए है और सर्विस रिसिपिएंट अगर नोटिफाइड व्यक्ति है, नोटिफाइड व्यक्ति है, तो क्या होगा सर, क्या होगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। नोटिफाइड व्यक्ति में फर्म भी आती है, एओपी बीओआई भी आता है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। ये देखिए, ये देखिए, पार्टनरशिप फर्म भी आती है, एओपी बीओआई भी आता है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। अगर जीटीए पार्टनरशिप फर्म को, एओपी बीओआई को सर्विसेज दे रहा है, ये लोग चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, आरसीएम एप्लीकेबल होगा, ये सर्विस टैक्सेबल होंगी। अनरजिस्टर्ड से मतलब क्या है आपको? चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलिए, 7वें क्वेश्चन पे चलिए। 7वें क्वेश्चन, रेनमो लिमिटेड एक रजिस्टर्ड एंटिटी है अंडर जीएसटी, has demerged its operation with effect from 31st October 23. Registration of Ranmo has been cancelled so moto by the proper officer. Cancellation order is passed on 4th November and it is served on 7th November. Ranmo Limited wishes to apply for the revocation on the 4th of Feb. Tax consultant of Ranmo advised that the application for the revocation is time barred and has not valid in the law. You are required to examine the technical veracity of the advice given by the tax consultant. आप मुझे बताओ, अगर प्रॉपर ऑफिसर सो मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, प्रॉपर ऑफिसर अगर सो मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, तो आपको कितने टाइम के अंदर एप्लीकेशन डालनी होती है? बताओ जी, बताओ जी, बताओ, बताओ जी, बताओ। आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन कितने टाइम में डालनी होती है? सर आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन 90 डेज में डालनी होती है। फर्दर आपको इसका एक्सटेंशन मिलता है कितने दिन का? 180 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। फर्दर आपको 180 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। आपके पास 90 दिन का समय होता है, 90 दिन का समय होता है। 90 दिन, 90 दिन, 90 दिन कहां से काउंट करने हैं? 90 दिन आपको काउंट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। कैंसिलेशन ऑर्डर से 9 महीने के अंदर अंदर, सॉरी, कैंसिलेशन ऑर्डर से 90 दिन के अंदर अंदर, कैंसिलेशन ऑर्डर से 90 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। फर्दर आपका ये पीरियड कमिश्नर जो है वो आपका एक्सटेंड कर सकता है कितने टाइम के लिए? 180 डेज के लिए। यानी कि टोटल आपके पास कितने दिन हो गए? 270 डेज हो गए। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सर आपका जो नोटिस है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वो 4 नवंबर को गया है, जो कि आपको 7 नवंबर को सर्व हो गया है, और आप 4 फरवरी को आप एप्लीकेशन डालना चाहते हो। तो बताओ आपके पास अभी समय है कि नहीं है? बताओ जी, बताओ, आपके पास अभी समय है कि नहीं है? सर आपको 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रेशन देख के चलना है, ठीक है? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर, सर्विस ऑफ द ऑर्डर। आपका ऑर्डर कब पास हुआ था? आपका ऑर्डर पास हुआ था 4 तारीख को और सर्व हुआ था आपको 7 तारीख को। 7 तारीख में जरा 90 दिन ऐड करो, 7 तारीख में जरा 90 दिन ऐड करो, 7 तारीख में 90 दिन ऐड करो। नवंबर के आ जाएंगे आपके पास 23 दिन, दिसंबर के आ जाएंगे 31 दिन, 23 प्लस 31, जनवरी के आ जाएंगे आपके पास 31 दिन, और आपको फरवरी के मिलेंगे 5 दिन। तो आपके पास 5 फरवरी तक का टाइम है, 5 फरवरी तक का टाइम है। आप कब डाल रहे हो? आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल रहे हो 4 तारीख को, 4 तारीख को। आपके पास 5 तारीख का समय है, आपके पास 5 तारीख तक का समय है, 5 तारीख तक का समय है। 7 नवंबर को ऑर्डर सर्व हुआ है, 7 नवंबर को ऑर्डर सर्व हुआ है। 7 नवंबर में 90 दिन ऐड करने हैं, तो नवंबर के 23 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 5 दिन। आपके पास 5 फरवरी तक का टाइम है और आप 4 फरवरी को रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल रहे हो, यानी कि आपने विद इन द टाइम डाला है, विद इन द टाइम डाला है, आपने विद इन द टाइम डाला है। आपके पास 5 फरवरी तक का टाइम है, आपके पास 5 फरवरी तक का टाइम है।
कहीं 5 फरवरी वाला वर्ड लिखा है? इन्होंने 5 फरवरी नहीं लिखा, इन्होंने बस ये लिखा है कि 90 दिन के अंदर करना है फ्रॉम द 7 फरवरी। 90 दिन फ्रॉम 7 फरवरी अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा 5 फरवरी 2024। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी है, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी है वो विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो जो आपको एडवाइस मिली है आपके कंसल्टेंट से वो वैलिड नहीं है, यानी कि ये टाइम बार्ड नहीं, ये टाइम बार्ड नहीं है, ये टाइम बार्ड नहीं है। चलिए 8th वाला क्वेश्चन ई इनवॉइसिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बार देख चुके हो, कर लोगे अपने आप। आइए 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये रूल नंबर 88D मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ाया था। रूल नंबर 88D मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि सर आपका GSTR 2B और आपकी GSTR 3B अगर मिसमैच हो रही है तो आपके पास नोटिस आएगी। डिफरेंशियल अमाउंट या तो आपको पे करनी होगी या तो आपको रीजन बताना पड़ेगा डिफरेंशियल अमाउंट क्यों है, और वो अमाउंट अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू कैंसिल होता है। सर एक बार मैं आपको रूल 88D पहले पढ़ा देता हूं, पहले मैं आपको रूल 88D पढ़ा देता हूं कि अगर आपका 2B और 3B मिसमैच है, ठीक है, तो जो आपके पास ITC अवेलेबल है और जो आपने 3B में क्लेम करा है वो एक्सीड कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है, मतलब 2B में ITC कम है, 2B में ITC कम है और 3B में आपने ITC ज्यादा क्लेम कर रखा है, तो सर आपके पास इंटीमेशन आएगी और आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि या तो जो आपने एक्सेस ITC लिया है उसे आप पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, और अगर आप ये पे नहीं करना चाहते हो तो हमें रीजंस बता दो कि सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करते हो या फिर आप यहां पर अपना रिप्लाई नहीं लगाते हो तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है सर, लायबल टू कैंसिलेशन हो सकता है और डिमांड आपके ऊपर रेस करी जा सकती है सेक्शन 73 और 74 के। एक बार इसको रीड कर लेना, मैंने क्लास में जो लिखवाया था आप उससे भी कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करते हैं और देखते हैं कि हमसे ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड एक रजिस्टर्ड डीलर है पटना बिहार में, एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाई, इट इज नॉट एंगेज्ड इन रेंटिंग ऑफ द कार बिजनेस। ये कार बिजनेस में नहीं है, कार किराए पर नहीं देता है। कंपनी ने प्रोवाइड करी है फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का डेटा आपको दिया गया। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अरे यार इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, क्वेश्चन का डेटा मिसिंग हो गया है, क्वेश्चन का डेटा मिसिंग हो गया है। सेकंड रुक, टाइपिस्ट बाबू से गलती हो गई है, क्वेश्चन का डेटा मिसिंग हो गया है, सीधे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं ICAI की ICAI वेबसाइट से, नॉलेज पोर्ट। RTP सितंबर 26। हाँ बच्चा कह रहा है कल करवा देना, हम थक गए हैं सर, हम थक गए हैं सर। आप पढ़ो, आपके एग्जाम है, आप CA बनोगे, हम CA बन के क्या करेंगे सर, आप पढ़ो सर, आप पढ़ो। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप घर पे खुद कर लेना इसको। क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड एक रजिस्टर्ड डीलर है पटना बिहार में, एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाई। ये रेंटिंग ऑफ कार के बिजनेस में नहीं है, ये रेंटिंग ऑफ कार के बिजनेस में नहीं है। कंपनी प्रोवाइड कर रही है फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है गुड्स की ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन, इंट्रा स्टेट करी है और इंटर स्टेट करी है।
आपको मार्केट वैल्यू भी दे रखी है और आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू भी दे रखी है। आप मुझे बताओ कि आप मार्केट वैल्यू को कंसीडर करोगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को कंसीडर करोगे? सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू का यहां पर कोई रोल नहीं है। ये वाली वैल्यू पे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे और ये वाली वैल्यू पे आप यहां पर आईजीएसटी लगा दोगे। ठीक है। कंपनी ने प्लेज करे, गिरवी रखे 5% इक्विटी शेयर टू द मर्चेंट बैंकर फॉर द पर्पस ऑफ प्रपोज्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आपने गिरवी रखा है, तो गिरवी रखने से क्या वो सप्लाई बन जाएगा? अगर आप शेयर्स को गिरवी रखते हो, शेयर्स को गिरवी रखना क्या सप्लाई है? नहीं, शेयर्स को गिरवी रखना सप्लाई नहीं है। स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ ऑफ 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब समझो बात को, आप पटना के हो, बिहार के हो, पटना बिहार के हो, आप पटना बिहार के हो और आप पटना बिहार से अपनी ही ब्रांच में जो कि गया बिहार में है, आपने उसको माल ट्रांसफर किया। ये जो आपकी ब्रांच थी वो आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस थी, मतलब इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, ब्रांच का कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो क्या ब्रांच डिस्ट्रिक्ट पर्सन बनेगी? नहीं। अरे बाबू, आपका पटना के अंदर आपका हेड ऑफिस है। पटना कहां आता है? बिहार में आता है। आपका गया भी बिहार में आता है, ये आपका ब्रांच ऑफिस है। आपने पटना ब्रांच से गया ब्रांच में गुड्स को सप्लाई किया सर, स्टॉक को ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन। ठीक सर, इसका रजिस्ट्रेशन भी बिहार का है, मतलब दोनों सेम रजिस्ट्रेशन में, दोनों का सेम रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, दोनों का सेम रजिस्ट्रेशन। तो अगर सेम रजिस्ट्रेशन है तो क्या शेड्यूल नंबर 1 लगेगा? सर नहीं लगेगा। शेड्यूल नंबर 1 तो तब लगता है जब इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता, यहां पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपने इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई ली है फ्रॉम द वेरियस सर्विसेज फॉर द यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। 30 इनवॉइसेस थी, जिसमें से 10 इनवॉइसेस की अमाउंट 2.5 लाख रुपए की फर्निश्ड नहीं करी सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में, रिजल्टेंटली वो आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आ रही। मतलब आपने परचेस करी है 30 इनवॉइसेस की, लेकिन आपके जीएसटीआर 2B के अंदर केवल 20 इनवॉइस आ रही है। तो आईटीसी भी कितनी इनवॉइसेस का मिलेगा? 20 इनवॉइसेस का मिलेगा। आपने 30 इनवॉइसेस के थ्रू माल खरीदा है, लेकिन 10 इनवॉइसेस फर्निश नहीं करी आपके सप्लायर ने R1 में, जिसकी वजह से वो आपकी 2B के अंदर अपीयर नहीं हो रही। क्रेडिट उसी का मिलता है जितना 2B में अपीयर होता है। तो 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट 2B में अपीयर नहीं हो रहा, यानी कि 2B में कितना क्रेडिट अपीयर हो रहा है? 9.5 लाख का क्रेडिट अपीयर हो रहा है। तो आपको आईटीसी कितने का मिलेगा? 9.5 लाख का मिलेगा। आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, तो मैंने आपको कल बताया था मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल सप्लाई होती है। इस पे आपका आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन इंट्रा है। आउटवर्ड सप्लाई करी है सर्विस की ऑफ गिविंग ट्रक्स टू हायर टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। आपने गवर्नमेंटल अथॉरिटी को ट्रक्स किराए पर दिए हैं, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को। इंट्रास्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अमाउंट पेड टू आईआईएम अहमदाबाद गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग 15 days मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू 10 मैनेजर्स फ्रॉम 10 जनवरी। आईआईएम प्रोवाइडेड द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये टैक्सेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं,
आपने परचेज करी है एयर टिकट फॉर इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी असम एयरपोर्ट इन द इकोनॉमी क्लास टोटल फेयर वॉज 1 लाख आउट ऑफ विच बेसिक फेयर वॉज 80,000। तो इकोनॉमी क्लास वाला आपका एग्जेम्प्ट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना बैटमैन करके कुछ, कि अगर आप बैटमैन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप अपनी जर्नी टर्मिनेट कर रहे हो, तो वहां पर आपको क्या मिलता है सर, एग्जेम्पशन मिलती है। प्रोवाइडेड आपने ट्रेवल किस में किया हो, प्रोवाइडेड आपने ट्रेवल इकोनॉमी फेयर में किया हो। All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. During the course of arranging and filing the documents, accountant observed that invoice of 30,000 dated 2nd December was omitted to be recorded in the books of account and no payment was made against the same till the end of January. Invoice was issued by the Rahu Ketu of Patna, from whom Craft Model has taken car on rental basis. Invoice include cost of fuel also. बताओ जी। इस 30,000 पे क्या आरसीएम लगेगा? बताओ जी। मिस्टर राहु केतु से आपने कार्स किराए पर ली हैं। सर्विस प्रोवाइडर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेंट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। तो यहां पे आरसीएम लग जाएगा। रिगार्डिंग द प्लेजिंग ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू इज 8 लाख। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी के रेट आपको दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस यहां पर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहां पे आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी नहीं। ठीक है, डिस्कस मैंने कर लिया है, एक बार आप इसको सेल्फ से ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम निकल कर आएगी तो कल इस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको सेल्फ से ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम निकल कर आएगी तो इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। राइट, तो अब कल आई थिंक छुट्टी रहेगी आप लोग की, 15 अगस्त है। 16 अगस्त को हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। 16 अगस्त को हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वो अपने पास स्टार्ट करेंगे। ठीक है एवरीवन, राहुल बेटा कल लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, सॉरी, है ना, पीडब्ल्यू ऐप पर लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, मेरी गलती नहीं है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। एक दिन आप अपना साथ सेल्फ रिवीजन कर लो, 16 को हम लोग मुलाकात करेंगे और 16 को वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इनकम। राइट, उत्सव एक बारी आप देखना, ठीक है, चलिए बाय।